हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आरकेएम शिक्षा पर। मैं जीएम सर आपको हिंदी मीडियम की फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। बच्चों, हमने पुराने वीडियो में एक सरल रेखा के गति में विस्थापन, वेग, त्वरण के बारे में जानकारी ले रखी है। मैंने आपको विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पढ़ा रखा है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। तो बच्चों, हमारा पहला वेग समय ग्राफ ये बनता है। मान लीजिए कि आपने y एक्सिस पे वेग को दिखाया और x एक्सिस पे समय को दिखाया। अर्थात जब आप इधर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वेग घटेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मान लीजिए इधर हमारे पास क्या है बच्चों, समय है जिसको हम लोग t से लिखेंगे। y अक्ष पर हमारे पास क्या है, वेग है जिसको हम लोग v से लिखते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा जो पहला ग्राफ है वो क्या है, कुछ इस तरह से हमको मिलता है। ये पहला ग्राफ है। ठीक है। तो अगर वेग समय का ग्राफ इस प्रकार है तो यह ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, यह बात हम जानते हैं। तो बच्चों, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या देख रहे हैं कि आप समय के समांतर बढ़ रहे हैं, अर्थात समय लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई यहाँ इतना कम समय, यहाँ और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो समय लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा। ठीक है। जबकि वेग का मान क्या है, ऊपर जाते तो वेग बढ़ जाता, नीचे आते तो वेग घट जाता। ना तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ना ये ग्राफ नीचे आ रहा है। अर्थात इस वस्तु का वेग क्या है, नियत है, बदल नहीं रहा। तो ये ग्राफ प्रदर्शित करता है कि गतिमान वस्तु का वेग नियत है, अर्थात कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा है। जब वेग नियत है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन अर्थात डेल्टा v, इसका मान क्या होगा बच्चों, यह शून्य हो जाएगा। और आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर त्वरण का मान भी शून्य आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा तो उस ग्राफ में, उस गति में क्या होगा, त्वरण का मान शून्य होगा। बच्चों, वेग समय ग्राफ की सहायता से आप विस्थापन को भी निकाल सकते हैं। देखिए विस्थापन को कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इस समय वेग क्या है, v है। इस वेग का मान क्या है, v है। और हमने ये t1 समय से लेकर और t2 समय, यहाँ तक t1 से t2 समय तक हमको विस्थापन ज्ञात करना है। तो बच्चों, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणित समय अंतराल, मतलब t2 माइनस t1। यही तो विस्थापन होगा। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो वेग और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय अंतराल बटे समय अंतराल। तो इस तरीके से विस्थापन निकल आएगा। अगर इस ग्राफ का एरिया निकालते t1 से t2 तक, ये वाला क्षेत्रफल निकालते, एरिया क्षेत्रफल, ये कितना आएगा बच्चों, तो लिखेंगे यहां पर क्या, t1 से t2 समय अंतराल में vt ग्राफ का क्षेत्रफल कितना आएगा,
तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंब गुणित आधार। मतलब देखो ये क्या बनना, ये आयताकार बनना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है v, चौड़ाई कितनी, ये वाली दूरी चाहिए। देखो ये t1, ये पूरी t2, तो t2 में ये वाली हटा दो इधर वाली, तो t1 हटा दोगे तो ये क्या बचेगी दूरी, ये बचेगी t2 माइनस t1, तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। तो क्या पता चला कि VT ग्राफ का क्षेत्रफल कहाँ पर, समय अक्ष पर। कहाँ पर बच्चों, समय अक्ष पर, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है विस्थापन के। देखो क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, विस्थापन के। इस समीकरण को और इस समीकरण को ध्यान से देखो, तो तुम पाओगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के। अर्थात वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकलेगा उस क्षेत्रफल का मान विस्थापन के समान होता है। यह बात आप लोग याद कर लीजिए। अब कोई भी वेग समय ग्राफ होगा तो उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो विस्थापन के बराबर होगा किसी भी अवस्था में। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम दूसरा ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनता, देखो दूसरा ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए कि ये वेग और समय का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए। ये कैसा ग्राफ होगा, देखो तो इसमें क्या है कि समय का मान जैसे जैसे बदल रहा है, देखो आगे बढ़ने पर समय का मान बढ़ता है ना, तो देखो जैसे जैसे समय का मान क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे वेग का मान भी देखो। पहले यहाँ वेग 0, यहाँ पहुँचे तो वेग का मान थोड़ा ज़्यादा हुआ, यहाँ पहुँचे तो वेग का मान, ये देखो ये वेग है, ये और ज़्यादा हुआ। जब यहाँ पहुँचे तो देखो वेग का मान और ज़्यादा हुआ। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता है वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में समय के बढ़ने पर वेग का मान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब तक वेग समय का ग्राफ एक सरल रेखा है तब तक एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो त्वरण है वो नियत रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है और त्वरण का मान क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब सोचो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक समय में परिवर्तन कितना हुआ, मान लो डेल्टा t। तो यहाँ वेग 0 था, यहाँ पहुँचे तो वेग में अंतर कितना हो गया, ये डेल्टा v। तो अगर यहाँ पे बच्चों आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा v बटा डेल्टा t। अर्थात यही तो त्वरण है। तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है यानी कि ढाल है उसकी, क्या है बच्चों, ढाल। ढाल का मतलब प्रवणता भी इसको बोलते हैं ना, प्रवणता। तो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है उस प्रवणता का मान त्वरण के बराबर होता है। प्रवणता होती है वो सीधा सीधा ये बता देती है कि वस्तु का त्वरण कितना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी भी इस ग्राफ में आपको कभी विस्थापन का मान ज्ञात करना हो तो विस्थापन अभी भी क्या होगा कि VT ग्राफ से समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात अभी भी अगर यहां से यहां तक का आपको विस्थापन चाहिए
तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमको वहां पर विस्थापन का मान ज्ञात हो जाएगा। बच्चों इस समय तो वेग लगातार बढ़ रहा था, ठीक है, ये अर्थात वस्तु में क्या था, गतिमान वस्तु में त्वरण था। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस वस्तु का वेग घटने लगे समय के साथ साथ, अर्थात ऐसा हो जाए ग्राफ, ऐसा, इसका क्या मतलब होगा भाई, जब घटने लगेगा बच्चों तो ध्यान दो, अब त्वरण का मान कैसा हो जाएगा भाई, देखो एक्स अक्ष के साथ ये कोण बनना थीटा, तो ए बराबर अभी भी क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे इस ग्राफ में। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो अगर इस एंगल को फाई कह दें तो इसको मैं कह सकता हूं टेन पाई माइनस फाई। क्यों, क्योंकि थीटा प्लस फाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अर्थात इस अवस्था में त्वरण का मान आ जाएगा ए बराबर माइनस टेन फाई, अर्थात त्वरण का मान ऋणात्मक आएगा। देखो फाई तो क्या है, न्यून कोण है, और न्यून कोण में टेन का मान धनात्मक होता है, ठीक है, किसी भी न्यून कोण के लिए टेन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ए बराबर क्या आ गया, माइनस टेन फाई, अर्थात इस अवस्था में त्वरण का मान ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है मंदन, अर्थात इस समय वस्तु एक समान मंदन से गतिमान है। कैसे गतिमान होगी, मंदन से, मतलब उसका वेग लगातार क्या हो रहा होगा बच्चों, घट रहा होगा, ठीक है। जैसे जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका वेग लगातार क्या होता है बच्चों, घटता है, वेग लगातार क्या होता है, घटता है। अर्थात उस समय कुछ ऐसा ग्राफ हम बना सकते हैं, जब वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका वेग लगातार क्या हो रहा, घट रहा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा, तो उसकी वेग की दिशा के विपरीत कार्य कर देता है, इसीलिए उसका जो वेग है वो लगातार घटता है और अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 हो जाता है। फिर वस्तु वापस गिरने लगती है तो उसका वेग बढ़ने लगता है। तो कहने का सेंस ये है कि इस अवस्था में वस्तु एक समान मंदन से गतिमान है और वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, अर्थात वस्तु का वेग लगातार घटता है, ठीक है। किंतु इस ग्राफ में भी जो ये त्वरण है तो मंदन बन जाएगा, लेकिन अभी भी जब आपको इससे घिरा क्षेत्रफल निकालोगे तो वो विस्थापन के बराबर होगा। अर्थात इस अवस्था में भी अगर हम इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ये तीनों ग्राफ लिख लीजिए अपने पास। अब बच्चों यदि वेग समय का ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा बन जाए, इससे क्या पता चलेगा बच्चों, देखो ऐसा, ठीक है, ये वेग है और ये समय है। देखिए अगर ऐसा ग्राफ बनेगा इसका मतलब वस्तु का त्वरण एक समान नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा अब वस्तु असमान त्वरण, मतलब वस्तु का जो त्वरण है वो लगातार क्या होगा, बदलता रहेगा। असमान त्वरण से गतिमान है, ठीक है, और त्वरण का मान लगातार बढ़ता है, और इस समय जो त्वरण है उसका मान लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा बच्चों, देखो क्योंकि यहाँ अगर मान लो ये t1 टाइम है और ये मान लो t2 टाइम है, ठीक है। t1 टाइम पे उसका त्वरण कितना होगा, देखो tan थीटा होता है, θ1 कोण, और t2 टाइम पे इसका ये कोण कितना बनेगा, θ2 बनेगा।
तो जब समय बड़ा हो रहा है उस अवस्था में कोण भी बड़ा हो रहा है। देखो θ2 बड़ा है, θ1 क्या है, छोटा है, देख रहे होगे। इससे क्या पता चला कि tan θ2 भी बड़ा होगा, किससे, tan θ1 से, क्योंकि थीटा यानी कि कोण का मान बढ़ने पर tan का मान भी बढ़ता है, अर्थात कोण बढ़ा तो tan का मान बढ़ा। तो अब tan θ किसके बराबर होता है, त्वरण के, अर्थात त्वरण का मान दूसरी स्थिति में बड़ा होगा, पहली स्थिति में छोटा होगा। अर्थात समय के क्या हो रहा है कि बढ़ने पर, देखो t1 से t2 तक गए तो समय बढ़ गया, समय के बढ़ने पर त्वरण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे यह पता चला कि जब समय बढ़ता है त्वरण बढ़ रहा, मतलब त्वरण का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि बच्चों अगर यही ग्राफ हम ऐसे बना देते, इसी का वेग और समय का ग्राफ ऐसा बन जाता है, इसका क्या पता चलता, इससे ये पता चलता कि वस्तु का त्वरण अभी भी असमान है, किंतु त्वरण का मान लगातार घट रहा है। कैसे पता चला बच्चों घट रहा है, जरा ध्यान दीजिए भाई, ये t1 समय मान लो और ये t2 समय मान लो। t1 समय पे इस पे जो यहाँ से स्पर्शी खींचोगे ये बनेगी θ1 कोण पे, t2 समय पे जो इस पे स्पर्शी खींचोगे वो क्या बनेगी, ये बनेगी, यानी कि θ2 कोण पे। देखो जब समय बढ़ गया तो यहाँ से क्या दिखा कि कोण ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो कोण का मान क्या हो गया बच्चों, घट गया। कोण घट गया तो tan θ घट जाएगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा, अर्थात पहले का त्वरण ज्यादा होगा और बाद का त्वरण कम होगा। अतः हम कह सकते हैं क्या कि समय के बढ़ने पर त्वरण का मान लगातार क्या हो गया, घट गया। तो हम कह सकते हैं कि समय के बढ़ने पर त्वरण का मान घट रहा है, ठीक है। तो त्वरण का मान लगातार इसमें क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, कि वेग और समय का ग्राफ कभी ऋणात्मक में चला जाए तो क्या होगा, जैसे ऊपर ये वेग है और नीचे क्या है, ये ऐसा, यहाँ पे वेग बनाओ, इसका मतलब क्या होगा, या ऐसा बनाओ। अगर वेग और समय का ग्राफ ऋणात्मक अक्ष में चला जाए, मतलब ये माइनस वाले अक्ष में चला जाए, देखो इधर माइनस भी होगा ना, ऐसे चला जाए, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि वेग का मान बढ़ तो रहा है लेकिन ऋणात्मक में बढ़ रहा है। और मैंने बताया था ऋणात्मक में वेग बढ़ने का मतलब कि वस्तु प्रेक्षक की ओर गतिमान है, तो ऋणात्मक वेग का मतलब हो गया कि वस्तु प्रेक्षक की ओर गतिमान है लेकिन उसका वेग लगातार बढ़ रहा, अर्थात तो गेंद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो तो हमारे लिए उसका वेग लगातार बढ़ेगा, लेकिन कैसा बढ़ेगा, ऋणात्मक में, क्योंकि वस्तु हमारे करीब आ रही, तो हमको ऐसा ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस ग्राफों को, इन ग्राफों को बना लीजिए फटाफट अपनी कॉपी पे, सारे बच्चे बना। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं त्वरण और समय ग्राफ के बारे में। तो बच्चों अगर त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस प्रकार बना दिया जाए कि मान लीजिए इधर क्या है, समय है t, ठीक है, इधर क्या है, त्वरण है, मतलब a। तो अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा हो, ठीक है, तो ये किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों इस समय क्या है कि समय का मान तो देखिए लगातार बढ़ रहा है इस ग्राफ पे, लेकिन त्वरण का मान क्या है, नियत है, अर्थात इस अवस्था में वस्तु नियत त्वरण से गति करती है। अच्छा ठीक है,
अब आपको पता होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो बच्चों यहाँ से अगर कभी वेग परिवर्तन निकालना हो तो क्या हो जाता है, a इंटू डेल्टा टी। भाई त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, क्यों, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसी कारण से डेल्टा v बराबर आ जाएगा a डेल्टा टी के। मान लीजिए कि इस अवस्था में त्वरण का मान a है और यहाँ से यहाँ तक हम समय लेते हैं और इस समय अंतराल को क्या कह देते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, तो इस समय अंतराल का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं AT ग्राफ का तो क्या क्षेत्रफल मिलेगा, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, AT ग्राफ का। तो AT ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों, सोचो AT ग्राफ का क्षेत्रफल कितना आएगा, a इंटू डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि देखो ये आयताकार अगर इसको मान ले तो लंबाई गुणित चौड़ाई, a इंटू डेल्टा टी। अब यही क्या होता है, देखो वेग परिवर्तन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण और समय ग्राफ जो होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों ये ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि त्वरण a, ठीक है, और समय t। अब ये ग्राफ अगर ऋण अक्ष में चला जाए इसका क्या मतलब होगा, भाई देखिए समय तो इधर गया x अक्ष में, त्वरण इधर है, ठीक है, तो देखिए ऊपर की अक्ष आपको पता है ना पॉजिटिव होती, नीचे की अक्ष क्या होती है, निगेटिव, अर्थात इस अवस्था में त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। और बच्चों जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो वो वेग को घटाता है, अर्थात मंदन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर कहेंगे वस्तु पर मंदन कार्य करता है, क्या करता है, मंदन कार्य करता है, ठीक है, और उस मंदन का मान कितना होगा, -g होगा। अर्थात जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण वहाँ मंदन का कार्य करता है, तो त्वरण का ग्राफ तब ऐसा बनेगा समय के साथ साथ। और जब वही वस्तु नीचे गिरने लगेगी तो वही जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या करता है, वस्तु के वेग को बढ़ाता है, तब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अर्थात जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो जब तक ये ऊपर जा रहा है उसका वेग कम हो रहा मतलब मंदन कार्य कर रहा, मंदन कार्य करेगा त्वरण ऋणात्मक होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और उस समय त्वरण का मान बराबर आ जाएगा -g की, ठीक है। और जब वही वस्तु नीचे गिरने लगेगी, जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा, त्वरण का मान धनात्मक हो जाएगा, तब a बराबर +c हो जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर त्वरण का ग्राफ मान लीजिए, दूसरा ग्राफ हो गया, तीसरा ग्राफ हम बनाते हैं कि त्वरण का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, मान लीजिए कैसा, त्वरण समय और ये इस तरह, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा वस्तु पर कार्यरत त्वरण एक समान रूप से बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु असमान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। इसका मतलब वस्तु कैसे है, देखो त्वरण एक समान नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्वरण का मान भी बढ़ रहा है, देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो समय के साथ साथ त्वरण बढ़ रहा है, अर्थात वस्तु असमान त्वरण के अंतर्गत गतिमान है। तो ये त्वरण और समय के ग्राफ हो गए, आप लोगों ने वेग और समय के ग्राफ पढ़ लिए। अब अपनी अगली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरणों का निगमन सीखेंगे, ठीक है, कि गति की जो समीकरणें होती हैं, 3 समीकरणें होती हैं ना, v = u + at, s = ut + ½ और v² = u² + 2as। इन समीकरणों का निगमन करना हम लोग इस RKM चैनल पर सीखेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।